सीमांचल पूछेगा सवाल को लेकर राजधानी दिल्ली से मैं सीमांचल पहुंच चुकी हूं, लेकिन सीमांचल में जो खबर मिल पा रही है हैरान कर देने वाली खबर है। और राजनीति से लेकर करके सत्ता और सियासत के गलियारे तक की आज मैं बात करूं, क्योंकि मेरे साथ आज सीनियर जर्नलिस्ट यानी परवेज आलम साहब मौजूद हैं। और परवेज आलम साहब से जब मैं ऑफ कैमरा बात करी थी, हैरान कर देने वाली बहुत सारी चीजें मुझे पता चली है। सिस्मोग्राफ से लेकर अर्थक्वेक जोन से लेकर तमाम चीजें, लाइब्रेरी से लेकर, और यहाँ जो कटाव भराव की राजनीति चल रही है वहां तक मैं बात करूंगी। लेकिन कोशिश करूंगी कि हर एक बात को मैं सीमांचल की जनता तक पहुंचा सकूं। सीमांचल की जनता को गुमराह करने वाला कौन है, आज तक एक भी फैक्ट्री सीमांचल के अंदर क्यों नहीं है, जिम्मेदार क्या राजनीतिक पार्टियां हैं या प्रतिनिधि है या एमपी है, एमएलए है, अधिकारी है, प्रशासन, उन तमाम लोगों को लेकर आज मैं एक तरह से पोल खोलने का काम करूंगी। और यह जरूर कोशिश करूंगी कि सीमांचल की जनता इस खबर को जरूर देखे, ताकि आपको अपने हकूक को लेकर यह पता चल सके कि आपके साथ सत्ताधारी दल, पार्टी, नेता, राजनेता, एमपी, एमएलए क्या कर रहे हैं और कहां आपको रखा जा रहा है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है न्यूज़ विन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी नेहा जी। परवेज आलम साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि सीमांचल आखिर गरीब क्यों है। मैं सभी से यही सवाल पूछ रही हूँ। सीमांचल गरीब क्यों है, इसका कोई एक जवाब नहीं है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। गरीबी अमीरी को कैसे आप तय करेंगे? हाँ। कि एक पर कैपिटा इनकम जी आदमी को बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, तभी आदमी गरीब अमीर का एक रेखा पार करेगा। जी जी, ये बहुत कंपैरेटिव टर्म है। तो यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड है एरिया, ठीक, तो सबसे ज्यादा फोकस किस बात पे होना चाहिए? एग्रीकल्चर पे होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर पे क्या फोकस है आप ये बता दीजिए। एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा बदहाल है सीमांचल में, अररिया में एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा बदहाल है। नंबर एक, यहाँ से चूंकि रोजगार नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, छोटे फैक्ट्रीज भी नहीं है, मैक्रो इंडस्ट्रीज भी नहीं है, तो मजदूरों का प्लान सबसे ज्यादा होता है। जब आपके पास काम करने वाले हाथ नहीं रहेंगे, आप खेती क्या लेके करेंगे? कुछ नहीं, मजबूर हो गए आप। हजारों एकड़ जमीन जो है पड़ती है जी, लोग नहीं है, काम कौन करेगा खेतों में? फिर मैं पूछूं इस सवाल की जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार एक पूरा सिस्टम है। हाँ। जिम्मेदार जो सरकारें हैं, आप तक की सरकारें सभी जिम्मेदार हैं इसके लिए, जो प्रतिनिधि हैं सभी जिम्मेदार हैं इसके लिए। आज तक ये कोशिश क्यों नहीं हुई कि एग्रीकल्चर बेस्ड ही कुछ माइक्रो इंडस्ट्रीज लगाए जाए यहाँ पे? किसान अपना फसल कहां बेचे? कोई मंडी है? सरकार के खरीद की कोई व्यवस्था है? दो चीजें सिर्फ हैं जिसमें एमएसपी है, धान और गेहूं। लेकिन वो धान और गेहूं की कहानी ये है कि वो खरीद तब शुरू होती है जब 50% किसान अपनी धान बेच चुके होते हैं, क्योंकि उनको अगले फसल के लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल। अब सरकार का एक पूरा प्रोसेस है, उनको लाइसेंस मिलेगा, फिर वो पैसा आएगा, फिर वो धान की अधिप्राप्ति शुरू होगी, इस टाइम में उनका अगले सीजन आ जाता है। तो वो जो मध्यम किसान है, छोटे किसान हैं, वो तो एक फसल बेच के दूसरी खेती करते हैं। तो वो आपका इंतजार करेंगे क्या कि नहीं भाई आप सरकारी धान हम बेचेंगे? फिर और बेचने में बहुत सारी दिक्कतें हैं कि ये रसीद चाहिए, वो रसीद चाहिए। तो वो बेचारे सोचता है कि भाई जो रेट मिल रहा है, जो लोकल खरीद रहा है, कोई गाँव में घूमकर उसी को दे दो और अपना खाद बीज खरीद दो अगले फसल के लिए। तो ये जो सिस्टम कोलैप्स कर गया है। दूसरी बात ये है, एकदम घाटे का सौदा हो गया है। जब खाद बीज का समय आता है जी, तो अगर आप प्रशासन की बात लें और प्रशासन के जो दावे अखबारों में छपते हैं, चैनलों पे आते हैं, उससे लगेगा कि नहीं बहुत कुछ हो रहा है, बिल्कुल, इतने मीट्रिक टन खाद आ रहे हैं, डीलर्स को खाद जा रहा है, अवेलेबल है खाद, जांच हो रही है। हकीकत यह है कि ज्यादातर किसान अधिक दामों पे खाद खरीदते हैं। ज्यादातर किसान। तो फर्टिलाइजर स्कैम कह सकते हैं इसको? है, हमेशा से होता है फर्टिलाइजर स्कैम, ये कोई तो बड़ी बात थोड़ी है। अब अगर आप रिटेलर से बात करेंगे, देखिए इसके डीप लेवल पे जाना, जब रिटेलर से बात कीजिएगा, भाई ये तुम 300 रुपए का यूरिया, ये 350 रुपए का यूरिया 500 में क्यों बेचते हो? उसका कहना है कि हम क्या करेंगे, जो जिनके पास एजेंसी है वो हमको दाम बढ़ा के देते हैं, या फिर उनकी ये शर्त होती है कि आप इसके साथ ये इंसेक्टिसाइड, ये पेस्टिसाइड, ये खरीदिए, वो खरीदिए, तभी हम उस रेट में आपको देंगे। जो बिकेगा नहीं तो हम मुझे रेट पे खरीदते हैं, ऊंचे रेट पे बेचते हैं।
लेकिन रेट जो बोर्ड पे लिखेगा वो सरकारी रेट लिखा होता है। अगर अच्छा, बहुत हाँ बिल्कुल, वो मजबूरी है उनका जब वो लिखना है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। किसान को ऊंचे रेट पे खाद बीज मिलना ही मिलना है, वो लेता ही लेता है। ये एक फैक्ट है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते, चाहे कोई कितना भी दावा कर ले। आप मुश्किल से 10-20% किसान आपको मिलेंगे जो शायद कुछ असर रसूल रखते हैं या दुकानदारों से उनकी अच्छी पहचान होगी तो उनको शायद रेट पे देते हैं, वरना ज्यादातर किसान अधिक दाम पे, 1.5 गुना से 2 गुना दाम पे खाद खरीदते हैं। डीएपी हो, पोटैश हो, यूरिया हो, जाइम्स हो, जो भी चीजें हैं इतने दामों पे लोग खरीदते हैं। तो खेती में कोई शिकायत कहीं की जाती है, नहीं की जाती है कि किसान इस तरह से बदहाल परेशान है, ब्लैक में आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं? मीडिया इसको रिपोर्ट करता है, मैं ये मानता हूं कि लोकल मीडिया इसको रिपोर्ट करता है कि ये हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं है, एक्शन कुछ नहीं होता है। कमेटी बना दी जाती है, ये जांच हो रहा है, यहां छापा मारा गया, वहां पर यहां 10 बोरी पकड़ा गया, लेकिन आपको जमीन पे कहीं भी उसका रिजल्ट दिखता नहीं है, किसान को उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। ये सारे कागजी काम है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, एक अदम गोंडवी का एक शेर है, मशहूर शायर हैं यूपी के जी। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। बिल्कुल सही। आपको बहुत रोजी पिक्चर मिलेगा। यहाँ कृषि डिपार्टमेंट भी है, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र भी है, अगर आप चाहिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस तरह की ट्रेनिंग हुई, इस तरह की ट्रेनिंग हुई, मशरूम भी हुआ, ये भी हुआ, किसानों को ये ट्रेनिंग दी गई। लेकिन किसान से जाके पूछिए, आप किसी किसान से पूछिए कि क्या आपको पता है कि मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है, या आप खाद कैसे डिसाइड करते हैं इस खेत में कितना खाद पड़ेगा। तो कागजों पे तो है कि हाँ इतने किसानों को जांच हुआ। तो ये चीजें जो जमीन पे होनी चाहिए, खेती पे कोई फोकस नहीं है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है खेती से, सरकार को नहीं, प्रशासन को नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं, किसान बेचारा मर रहा है। और अब मैंने देखा जूट भी यहाँ से गायब। नहीं, जूट तो गायब हो ही गया, जूट अब करते ही नहीं होगी। अब ये मक्का इसके प्लेस, उसकी वजह यही हो गई जूट की खरीदारी को भी लेकर के। जूट के इतने सारे सामान आपको दिल्ली के ट्रेड फेयर में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे ना, तो जूट का है ना बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जूट को लेके यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं हुई, लोगों ने जूट छोड़ दिया। जब वो घाटे का सौदा हो गया तो जूट छोड़ दिया, जूट को रिप्लेस कर दिया मक्के ने। उसको पहले रिप्लेस किया था सूरजमुखी ने, लेकिन सूरजमुखी का मार्केट नहीं मिला तो लोगों ने मक्के को से रिप्लेस किया। मक्का की बहुत उपज होती है, लेकिन सरकारी खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है। फूड प्रोसेसिंग का क्या सिस्टम? कोई भी यूनिट नहीं है, कुछ हो सकता, कोई गोडाउन नहीं, कोई यूनिट आज तक हुआ ही नहीं फूड प्रोसेसिंग का। बहुत हम तो 20 साल से सुन रहे हैं कि ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, ये लगेगा, वो कुछ भी नहीं है।